हेलो तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। जैसा कि मैं आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग अब बात करने वाले हैं। आज मैं जीके का जो है आप लोगों के लिए नया सेशन लेकर आया हूं, जिसका नाम है मौर्य उत्तरकालीन भारत पर विदेशी आक्रमण। मौर्य उत्तरकालीन भारत पर विदेशी आक्रमण, जिसमें कि हम लोग देखिए मौर्य उत्तरकालीन भारत पर विदेशी आक्रमण जो हुए थे उसमें 4 साम्राज्य हम लोग पढ़ने वाले हैं। जिसमें कि सबसे पहले कौन है तो उसमें है यूनानी, दूसरा है शक, तीसरा है पहलव और चौथा जो हम लोग पढ़ेंगे उसका है नाम कुषाण। तो कुषाण वंश पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं वो करते हैं भारत के यवन राज्य। भारत के यवन राज्य मतलब भारत में जो यवन है, जिन्हें हम लोग यूनानी के नाम से जानते हैं, जिन्हें हिंद यूनानी के नाम से जानते हैं, हिंद यवन के नाम से जानते हैं या इंडो ग्रीक के नाम से जानते हैं, उन्हीं को हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। लेकिन यवन को पढ़ने से पहले भारत में यवनों का आक्रमण करने से मतलब आक्रमण जो किया था उन्होंने, उसको पढ़ने से पहले हम लोग बात करते हैं बैक्ट्रिया साम्राज्य की। बैक्ट्रिया साम्राज्य की, क्योंकि बैक्ट्रिया साम्राज्य से ही यवन आते हैं और बैक्ट्रिया साम्राज्य में कुछ ऐसे शासक हुए जो कि वहां से भारत पर शासन करने आए थे। तो बैक्ट्रिया अगर हम लोगों ने समझ लिया कि बैक्ट्रिया शासन क्या है, बैक्ट्रिया शासन में कौन कौन से मतलब बैक्ट्रियन शासक हुए जो कि भारत की तरफ रुख करते हैं, अगर हमने बैक्ट्रियन साम्राज्य को अच्छे से पढ़ लिया तो हमको पूरा यवन समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब स्लाइड पे आते हैं। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, मौर्योत्तरकालीन भारत पर विदेशी आक्रमण, जिसमें हम लोगों को सबसे पहले क्या पढ़ना है, भारत के यवन राज्य। अब भारत के यवन राज्य, अच्छा यवन जो शब्द है, इन यवन को हम लोग क्या कहते हैं, बैक्ट्रियन कहते हैं, क्योंकि बैक्ट्रिया साम्राज्य से आते हैं इसलिए बैक्ट्रियन कहते हैं। इंडो ग्रीक कहते हैं, इसे इंडो ग्रीक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भारत में चले आते हैं, तो भारत में शासन करते हैं इसलिए इंडो ग्रीक भी कहा जाता है। यूनानी कहते हैं इनको, यवन कहते हैं, और हिंद यवन वही इंडो ग्रीक का हिंदी में नाम है हिंद यवन। इनको इन नामों से जाना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। आइए देखते हैं पॉइंट पे। पश्चिमोत्तर भारत, किस भारत की बात कर रहा है वो, पश्चिमोत्तर भारत। पश्चिमोत्तर भारत में विदेशियों का आक्रमण संभवतः मौर्योत्तर काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। सर्वाधिक क्या है, महत्वपूर्ण घटना है। तो यानी कहने का क्या मतलब है कि मौर्योत्तरकालीन में विदेशियों का जो आक्रमण हुआ था वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। आइए देखते हैं आगे। इन विदेशी आक्रमणकारियों में बैक्ट्रियन ग्रीक शासकों का नाम आता है। किन शासकों का नाम आता है, तो बैक्ट्रियन ग्रीक शासकों का नाम आता है, जिन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं, यवन नाम से जानते हैं। जिन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं, यवन नाम से जानते हैं। अच्छा, बैक्ट्रियन ग्रीक जो शासक हैं वो बैक्ट्रिया पड़ता कहां पे है, तो ये बात कर लेते हैं। तो हिंदू कुश पर्वत जो अफगानिस्तान से भी आगे है, तो हिंदू कुश पर्वत एवं अमुदारिया और हिंदू कुश पर्वत जो स्थान है उनके बीच में यानी मध्य में बैक्ट्रिया, उनके बीच में क्या है, बैक्ट्रिया। जो बैक्ट्रिया जिस साम्राज्य की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस जगह की हम लोग बात कर रहे हैं, वो जगह बैक्ट्रिया जो है वो कहाँ है, तो आपको याद रखना हिंदुकुश पर्वत और अमुदारिया के बीच में है। अत्यंत ही उपजाऊ है। कौन उपजाऊ है, बैक्ट्रिया अत्यंत उपजाऊ थी, अब उपजाऊ प्रदेश था। बैक्ट्रिया जो है वो अत्यंत उपजाऊ प्रदेश था। कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे जो अन्न है वो सर्वाधिक मात्रा में हो रहे थे, मतलब यहाँ पे खेती बाड़ी जो है वो अच्छी तरीके से हो रही थी। इसी के कारण इसका नाम जो है आर्याना गौरव पड़ा। इसी के कारण, उपजाऊ होने के कारण जो है बैक्ट्रिया को हम लोग आर्याना गौरव के नाम से भी जानते
हैं। आइए देखते हैं बैक्टीरिया पे कि शासन किसका था। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात, सिकंदर की मृत्यु, सबसे पहले बैक्टीरिया पे शासन किसका था, सिकंदर का था। तो सिकंदर की मृत्यु के पश्चात बैक्टीरिया पर सेल्यूकस निकेटर का, सेल्यूकस आप लोग जानते हैं कि सेल्यूकस किसका सेनापति था, तो सेल्यूकस जो है वो सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था, सिकंदर का सेनापति था। तो सेल्यूकस निकेटर का क्या हो जाता है, अधिपत्य हो जाता है। यानी सबसे पहले बैक्टीरिया पर शासन किसका था, तो बैक्टीरिया पे सबसे पहले शासन जो है वो सिकंदर का था। लेकिन सिकंदर की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका सेनापति बैक्टीरिया पे शासन करता है। सेल्यूकस का उत्तराधिकारी, अब सेल्यूकस का उत्तराधिकारी कोई होगा, क्योंकि अब सेल्यूकस तो भाई सेल्यूकस का भी समय आ जाएगा, उसको भी जाना पड़ेगा। तो अब सेल्यूकस का कोई उत्तराधिकारी बना, उस उत्तराधिकारी का नाम क्या है मेरे भाई, एंटियोकस प्रथम। अब ये एंटियोकस प्रथम जो आया तो उसने अपने साम्राज्य को शक्तिशाली बनाए रखा। मतलब क्या बनाए रखा, शक्तिशाली बनाए रखा, मतलब अपने साम्राज्य को बिखरने नहीं दिया। एंटियोकस जो प्रथम है वो सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी था, जिसने बैक्टीरिया साम्राज्य को टूटने विखंडित होने नहीं दिया, मतलब छिड़ होने नहीं दिया। लेकिन उसी के बाद कौन आता है, एंटियोकस द्वितीय। उसके बाद कौन आता है, एंटियोकस द्वितीय। अब इसके समय में बैक्टीरिया में, कहा मेरे भाई, बैक्टीरिया में, इसके समय कहा, बैक्टीरिया में भारी क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। भारी क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाता है, जिसमें बैक्टीरिया के कुछ प्रांत, बैक्टीरिया के कुछ प्रांत क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। बैक्टीरिया के कुछ प्रांत क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। और इसको स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, तो ये आपको याद रखना है, डायोडोटस प्रथम की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कहने का मतलब क्या है कि पहले शासन बैक्टीरिया पे किसका था, सिकंदर। सिकंदर के बाद कौन आता है, सेल्यूकस निकेटर आता है। सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम होता है, जो कि बैक्टीरिया राज्य को छीड़ होने से रोक लेता है, बचा लेता है। लेकिन मेरे भाई जैसे ही एंटियोकस द्वितीय आता है उसके समय में डायोडोटस ने जो है भारी विद्रोह करवा दिया और वहां के कुछ प्रांत जो है वो क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। और उसी के कारण उसका नेतृत्व भी किसने किया था मेरे भाई, डायोडोटस ने किया था। अब नेतृत्व डायोडोटस ने किया था तो डायोडोटस ने वहां नेतृत्व भी किया था, अहम भूमिका भी निभाया था। इसीलिए अब वहां उत्तराधिकारी कौन बन जाता है, डायोडोटस बन जाता है। अब उत्तराधिकारी कौन बन जाता है, डायोडोटस बन जाता है। लेकिन डायोडोटस की मृत्यु के बाद उसके अवयस्क पुत्र की, डायोडोटस की मृत्यु के बाद उसके अवयस्क पुत्र की हत्या करके यूथिडेमस, अब कौन शासक बनता है, यूथिडेमस। अब ये यूथिडेमस कौन है, तो यूथिडेमस कौन है मेरे भाई, देखिए सबसे पहले तो एंटियोकस द्वितीय के समय में भारी विद्रोह हो जाता है। विद्रोह कौन कराता है, तो डायोडोटस प्रथम कराता है। जब विद्रोह हो जाता है तो कुछ प्रांत अलग हो जाते हैं। जब प्रांत अलग हो जाते हैं तो डायोडोटस प्रथम वहां का मतलब शासक बन जाता है। लेकिन इसका कुछ समय होगा, अब ये समय हुआ तो इसकी मृत्यु हुई। अब इसकी मृत्यु होने के, जब इसकी मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद इसका एक अवयस्क पुत्र रहता है, मतलब छोटा बेटा लड़का रहता है। अब उस छोटे पुत्र को उसके छोटे पुत्र की हत्या यूथिडेमस ने कर दी। किसने कर दी, यूथिडेमस ने कर दी। अब यूथिडेमस ने कर लिया तो बैक्टीरिया की जो सत्ता थी उसको क्या किया, हथिया लिया। यानी अब बैक्टीरिया पे किसका शासन आ गया, तो यूथिडेमस का आ गया। ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं जानते हो, बैक्टीरिया क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया साम्राज्य, क्योंकि अभी ये लोग जो है भारत में शासन करने आएंगे। तो हमको बाद में ये नहीं होना चाहिए कि ये कौन था, ये कैसे शासक बना, ये कैसे भारत की यात्रा किया, ये हम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये समझ में आया ना, डायोडोटस की मृत्यु, डायोडोटस प्रथम की मृत्यु के बाद जो है उसके अवयस्क पुत्र की हत्या यूथिडेमस ने कर दिया और बैक्टीरिया की सत्ता को हथिया लिया। बैक्टीरिया की सत्ता को क्या किया, हथिया लिया। अब यहाँ पे देखते हैं डायोडोटस प्रथम की मृत्यु के बाद बैक्टीरिया पर शासन करने वाले शासक, मतलब डायोडोटस प्रथम की जब मृत्यु हो जाती है तो बैक्टीरिया पे और कौन कौन अन्य शासकों ने शासन किया, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो डायोडोटस द्वितीय ने किया,
यूथिडेमस ने किया, डिमेट्रियस ने किया, यूथिडेमस ने किया, और मेरे भाई कौन है, डेमेट्रियस ने किया। उसके बाद है मेनांडर ने किया, उसके बाद है यूक्रेटाइडस ने किया, उसके बाद है यहाँ पे एंटीएलाकिड्स ने किया, आल्किड्स ने किया और हर्मिक्स ने किया। लेकिन इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो मैं आप लोगों को पॉइंट करा दे रहा हूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट कौन है, तो यूथिडेमस है, डेमेट्रियस है, मेनांडर है, यूक्रेटाइडस है। ये आपको पढ़ने ही हैं, इससे प्रश्न ज्यादातर बनते हैं। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि डायोडोटस की मृत्यु के बाद कौन कौन जो है शासक बने बैक्टीरिया के, तो उसमें है डायोडोटस द्वितीय, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मेनांडर, यूक्रेटाइडस, एंटीआल्किड्स एवं हर्मिक्स। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट कौन है, तो यूथिडेमस है, डेमेट्रियस है, मेनांडर है, यूक्रेटाइडस है। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए दोस्तों देखते हैं, कहा जाता है कि जब यूथिडेमस राजा बना, कौन राजा बना, यूथिडेमस। अच्छा, यूथिडेमस राजा कब बनता है, तुम आप लोगों को तो पता ही होगा कि भैया जब डायोडोटस प्रथम की मृत्यु होती है तो उसके अवयस्क पुत्र को यूथिडेमस मार करके राजा बन जाता है। तो जब ये राजा बनता है तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, एंड्रोकस, ये इंपॉर्टेंट है। एंड्रोकस क्या होता है, जब यूथिडेमस राजा बनता है तो एंड्रोकस ने हिंदुकुश को पार करके, मतलब हिंदुकुश पहाड़ी को पार करके भारत पर आक्रमण करने का नेतृत्व किया। कहाँ आक्रमण करने का, भारत पर आक्रमण करने का नेतृत्व किया। उस समय काबुल घाटी के भारतीय राजा या शासक कौन थे, सुभग सेन। और सुभग सेन को क्या किया था, एंड्रोकस ने हरा दिया था। सुभग सेन को एंड्रोकस ने क्या किया, हरा दिया, और उसने वहां पे शासन नहीं किया। हराने के बाद वहां से हाथी लिए और बड़ी रकम हीरे जवाहरात मोती वगैरह जो है उसको लिया और वहां से चला गया। कौन, एंड्रोकस। किसके शासनकाल में आया था, यूथिडेमस के शासनकाल में आया था। भारतीय राजा, काबुल घाटी के भारतीय राजा सुभग सेन को हराता है और वहां से हाथी और हीरे जवाहरात लेकर के पुनः वापस लौट जाता है। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे कि जो बैक्टीरिया से भारत आता है और भारत में शासन भी करता है, तो ऐसा कौन सा शासक है, तो सिकंदर। और सिकंदर के बाद मेरे भाई सेल्यूकस निकेटर आता है। तो वो तो सेनापति था, वो तो शासन नहीं किया, वो तो सिकंदर के साथ आया था, सिकंदर ने शासन किया। लेकिन सिकंदर के बाद डेमेट्रियस आता है। कौन आता है, डेमेट्रियस आता है। जरा इसके बारे में देखते हैं। तो ये डेमेट्रियस कौन था, तो डेमेट्रियस जो है यूथिडेमस आप लोगों को पता है यूथिडेमस कौन था। अभी बार बार बता रहे हैं एक चीज कि यूथिडेमस जो है वो बैक्टीरिया साम्राज्य का शासक था या राजा था। तो उसकी जब यूथिडेमस की क्या हो जाती है, मृत्यु, तो उसके बाद उसका पुत्र कौन है, डेमेट्रियस। यानी यूथिडेमस का पुत्र कौन है, डेमेट्रियस। संभवतः सिकंदर के बाद डेमेट्रियस ही पहला यूनानी, ये भी ध्यान दीजिएगा, पहला यूनानी शासक था जिसकी सेना भारतीय सीमा में प्रवेश कर सकी, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। यानी सिकंदर के बाद एक डेमेट्रियस ही था जिसकी जो है सेना भारतीय सीमा में प्रवेश कर सकी। डेमेट्रियस ने यूनानी तथा खरोष्टी लिपि में सिक्के चलाए। डेमेट्रियस ने यूनानी तथा खरोष्टी लिपि में सिक्के चलाए। डेमेट्रियस, अब आगे का पॉइंट देखते हैं। डेमेट्रियस ने अपने पिता की स्मृति में, इसके पिता का क्या नाम था, यूथिडेमस, तो यूथिडेमस के स्मृति में ही इसने यूथिडेमिया नामक नगर को बसाया था। इसने किस नगर को बसाया था, यूथिडेमिया। किसकी स्मृति में, तो यूथिडेमस की। यूथिडेमस डेमेट्रियस का क्या था, पिता। क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। इसने अपनी राजधानी साकल, यानी कहने का क्या मतलब है
कि जो डेमेट्रियस था उसकी राजधानी कहाँ पे थी भारत में, तो साकल। साकल कहाँ पड़ता है, आधुनिक नाम सियालकोट, जो कि कहाँ पे है, पाकिस्तान में, को बसाया था। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, मैं भूल गया हूं, जो कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को हम लोग बाख्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाख्तर। क्या कहते हैं मेरे भाई, बाख्तर। और इसका आधुनिक नाम भी इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। इसको हम लोग तुषारिस्तान, तुखारिस्तान के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। यानी बैक्टीरिया को हम लोग पहले बाख्तर के नाम से जानते थे, लेकिन आधुनिक नाम जो है इसका तुषारिस्तान और तुखारिस्तान है। आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, साकल। साकल कहाँ पड़ता है मेरे भाई, सियालकोट, पाकिस्तान। आप लोगों को ध्यान देना है। यानी साकल किसकी राजधानी थी, डेमेट्रियस की। डेमेट्रियस कौन सा यूनानी था कि जो कि भारत की सीमा में प्रवेश कर सका, तो पहला यूनानी था सिकंदर के बाद। डेमेट्रियस ने लगभग, अच्छा कब ये आया था, लगभग 190 ईसा पूर्व। 190 ईसा पूर्व वो लगभग भारत में आक्रमण कर कहां कहां, अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के क्षेत्र पर, यानी बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। सोच लो कितना खतरनाक था कि अफगानिस्तान भी कब्जा किया, पंजाब भी कब्जा किया और सिंध का क्षेत्र भी कब्जा किया, है ना, बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। फिर अब अच्छा यहाँ पे नोट जरा देखिए, नोट क्या कह रहा है कि जैसे जब भारत में, वहां तो शासन बैक्टीरिया पे तो अलग अलग चल ही रहा था। अरे भाई पहले सिकंदर के बाद सेल्यूकस निकेटर के बाद एंड्रियोकस। तो इस तरीके से मतलब होते गए सब, है ना, इस तरीके से शासक होते गए। तो अब भारत में आने के बाद ये दो वंश बने। ये भारत में आने के बाद दो वंश में बट गए। दो वंश में कौन कौन से बट गए कि देखिए, बाद में भारतीय यवन साम्राज्य दो भागों में विभाजित हो गया। दो भागों में, दो वंशों में विभाजित हो गया। एक था यूथिडेमस वंश जिसकी राजधानी साकल थी। एक कौन सा था, यूथिडेमस वंश जिसकी राजधानी क्या थी, साकल। किसकी, यूथिडेमस वंश की साकल थी। और दूसरी जो है यूक्रेटाइडस, दूसरे वंश का क्या नाम है, यूक्रेटाइडस, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला भी कहां पड़ता है मेरे भाई, रावलपिंडी, पाकिस्तान। तक्षशिला कहां, रावलपिंडी पाकिस्तान। ये भी आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है कि तक्षशिला कहाँ है, तो वो है रावलपिंडी, पाकिस्तान में। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। तो चलिए दोस्तों अब जरा देखते हैं यूक्रेटाइडस के बारे में। यूक्रेटाइडस वंश था ना, अभी आप लोग पढ़े दो वंशों के बारे में। एक था यूथिडेमस वंश जिसकी राजधानी कहाँ थी, साकल। और आपने एक पढ़ा यूक्रेटाइडस वंश जिसकी राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला। तो अब आइए देखते हैं यूक्रेटाइडस के बारे में कि यूक्रेटाइडस कौन था, क्या था, कैसे है। डेमेट्रियस के भारतीय अभियानों में, अच्छा देखिए बात पूरा क्लियर हो गया। क्या है कि जिस टाइम पे डेमेट्रियस, देखिए यूथिडेमस का पुत्र था, तो डेमेट्रियस जो था यूथिडेमस का पुत्र था, तो डेमेट्रियस वहां का शासक बना। अरे भाई यूथिडेमस वहां का शासक था ना, उसकी डायोडोटस के पुत्र की हत्या करके यूथिडेमस ही ना राजा बना था बैक्टीरिया का। तो अब बैक्टीरिया का वो राजा शासक बना था, तो अब उसका पुत्र ही तो शासक बनेगा ना। पितृसत्तात्मक सत्ता चलती थी उस टाइम, तो अब उसका बेटा ही उसका शासक बनेगा वहां का बैक्टीरिया का। तो यूथिडेमस बैक्टीरिया का शासक बना। लेकिन ये भारत की सत्ता को हथियाने में लीन हो गया। कौन, डेमेट्रियस। अब बैक्टीरिया उससे हाथ से छूट गया। और जब बैक्टीरिया उसके हाथ से छूट गया
तो वहां पे कब्जा करने कौन पहुंच जाता है, यूक्रेटाइडस, और वहां पे यूक्रेटाइडस वंश की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। यही मामला था। तो आइए देखते हैं, डेमेट्रियस के भारतीय अभियान में व्यस्त होने का फायदा उठाते हुए यूक्रेटाइडस ने बैक्टीरिया पर अपना अधिकार जमा लिया। देखिए बात वही आई कि नहीं, मतलब ये भारत के अभियान में लीन थे, कौन, डेमेट्रियस। अब वहां पे यूक्रेटाइडस ने क्या कर दिया, धावा बोल दिया, और वहां पे सत्ता हथिया करके वहां पे एक नए वंश की शुरुआत कर दी। उस वंश का नाम क्या पड़ गया, यूक्रेटाइडस। भारत के विजित प्रदेशों के प्रशासन के लिए, भारत के विजित प्रदेशों के प्रशासन के लिए, मतलब जब यूक्रेटाइडस भी भारत आता है ना, जैसे सबको ये पता था कि भारत जो है सोने की चिड़िया का देश है, तो सब लोग भारत से कुछ न कुछ खंगालने निकालने के लिए आते थे। तो यूक्रेटाइडस को भी ये बात पता चली होगी, तो यूक्रेटाइडस भी भारत आता है, तो भारत में कुछ विजित इसने कुछ मतलब प्रदेशों को जीता, और जीतने के बाद जो है विजित प्रदेशों के प्रशासन के लिए, जब जीता है तो उनके प्रशासन के लिए कहीं न कहीं अपना बनाएगा कुछ न कुछ जुगाड़। तो उसके लिए क्या बनाता है वो, राजधानी किसको बनाता है, तक्षशिला को। तक्षशिला कहाँ पड़ता है, रावलपिंडी, पाकिस्तान। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसको क्या बनाता है, अपनी राजधानी बनाता है। इसे एशिया का संरक्षक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसे एशिया का संरक्षक और 1000 नगरों का स्वामी कहा जाता है। एशिया का संरक्षक और 1000 नगरों का स्वामी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, यूक्रेटाइडस को। अब आइए हम लोग बात करते हैं, यूक्रेटाइडस क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करते हैं मेनांडर के बारे में। मेनांडर कौन है, आप लोगों को तो बहुत पहले से आप लोग पढ़ते चले आ रहे होंगे। आज आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि मतलब अब क्लियर हो रहा होगा कि जीके क्या है और कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ने में मजा आता है। आप लोगों ने सबके बारे में थोड़ा बहुत डेमेट्रियस वगैरह के बारे में सुना होगा, लेकिन इतना विस्तार से आपने पढ़ा नहीं होगा। अब इस तरीके से पढ़ने के बाद आपको पूरी जो घटना है वो आपके आंखों के सामने ऐसा चलेगा जैसे मूवी चल रही है। तो इस तरीके से अब आपको पूरी की पूरी जो जानकारी है वो पर्याप्त मिल रही है। तो आइए देखते हैं हम लोग मेनांडर के बारे में। मेनांडर के बारे में देखिए, एक विख्यात तथ्य ये है कि मेनांडर जो है वो आप लोग भी पढ़े होंगे जब जैन धर्म पढ़ाया जा रहा था। जब जैन धर्म मैंने पढ़ाया, बौद्ध धर्म, जब बौद्ध धर्म मैंने पढ़ाया था तो मेनांडर के बारे में मैंने बताया था कि उसमें एक नागसेन था। कौन था, नागसेन। नागसेन किसको कहते हैं, तो नागार्जुन को ही कहते हैं। आप लोग नागसेन के बारे में जानते थे, बस इतना ही लूसेंट वगैरह में लिखा है मेरे भाई कि नागसेन जो है, नागसेन और मिलिंद के बीच में जो है प्रश्न उत्तर हुआ, जिसे मिलिंद पन्नो कहा गया। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आप नागसेन के बारे में जाने, तो नागसेन जो है नागार्जुन को कहा गया, और मिलिंद जो है वो मेनांडर को ही कहा गया था। तो यहाँ से मैं इसमें पूरे जो पॉइंट है इसमें मैं आप लोगों का जो डाउट है उसे क्लियर करा दूंगा। आइए देखते हैं, हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात कौन थे, मेरे भाई मेनांडर था। सबसे अधिक विख्यात कौन शासक था, मेनांडर। लेकिन किस शासकों में, हिंद यूनानी शासकों में, यानी यवन जो शासक थे उसमें सबसे अधिक विख्यात शासक का नाम मेनांडर था, जो कि कब से कब भारत में आता है, 165 से लेकर 145 ईसा पूर्व में भारत में वो आता है। मेनांडर की भी राजधानी क्या थी, साकल थी। मेनांडर की भी राजधानी क्या थी, साकल थी, जो शिक्षा का प्रमुख क्या था, केंद्र था। यानी जो साकल थी वो शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। मेनांडर ने नागसेन यानी नागार्जुन से, देखिए बात क्लियर हुआ ना, मेनांडर ने नागसेन यानी नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अच्छा, मेनांडर ने किस धर्म की दीक्षा ली, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मेनांडर जो है वो बौद्ध धर्म का दीक्षा लेता है। अच्छा, अब किससे लेता है ये भी इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन से। नागार्जुन को ही नागसेन कहा गया। मेनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक में है, जिसका नाम क्या है मेरे भाई, मिलिंद पन्नो।
जिसका नाम क्या है, मिलिंद पन्हो। ये बौद्ध का ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का जो है एक पुस्तक है जिसमें जो है मिलिंद के प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें मिलिंद के प्रश्न यानी मिनांडर प्रश्न पूछता है और नागसेन यानी नागार्जुन उसके जो है उत्तर को देते हैं। तो उस पुस्तक को क्या कहा गया, मिलिंद पन्हो कहा गया या मिलिंद के प्रश्न कहा गया। मिनांडर जो है वो किस कुल का था, डेमेट्रियस कुल का था। आप लोगों का समझ में आना, डेमेट्रियस कुल का था। और डेमेट्रियस किस कुल का था, तो यूथेडेमस कुल का था, यानी मिला जुला के मेनांडर जो है वो यूथेडेमस कुल का था। क्लियर हुआ। अच्छा, कुल का सबसे योग्य शासक था। तो मेनांडर जो है डेमेट्रियस कुल का सबसे योग्य शासक था। आइए आगे देखते हैं। इसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। देखिए आगे बता चुके हैं हम कि मेनांडर को ही मिलिंद कहते हैं और नागसेन को नागार्जुन कहते हैं। चलिए आगे नोट है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के पेपर के हिसाब से। यूनानियों ने ही भारतीयों को हेलेनिस्टिक कला, यूनानियों ने ही, किसने, यूनानियों ने, यूनानी का मतलब समझ रहे हो ना मेरे भाई, इंडो ग्रीक। यूनानियों ने ही भारतीयों को हेलेनिस्टिक कला से परिचित कराया था। हेलेनिस्टिक कला क्या होती है, हेलेनिस्टिक कला एक प्रकार की मूर्ति कला है ना, वास्तु कला, तो मतलब वास्तु स्थापत्य कला जो है उसे ही हम लोग हेलेनिस्टिक कला के अंतर्गत बोलते हैं, जिसने बाद में गंधार शैली का रूप धारण कर लिया। ये ध्यान देने वाली बात है। अब प्रश्न में क्या पूछा जाएगा कि हेलेनिस्टिक कला जो है बाद में किस शैली का रूप धारण कर लेती है, तो वो गंधार शैली का रूप धारण कर लेती है। और हेलेनिस्टिक कला किसने भारत में प्रयोग में लाया, तो वो है यूनानियों ने। आइए आगे देखते हैं। भारत में सबसे पहले यूनानियों ने ही, अच्छा, सोने के सिक्के किसने चलाए थे भारत में सबसे पहले, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत में सबसे पहले यूनानियों ने, भारत में सबसे पहले यूनानियों ने ही सोने के सिक्के चलाए थे। यानी सोने के सिक्के चलाने वाले कौन थे, यूनानी थे। हेलेनिस्टिक कला का प्रचार किसने किया, यूनानियों ने किया, जो बाद में क्या बन गई, गंधार शैली। यूनानियों ने भी पर्दे का प्रचलन आरंभ करके भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। अच्छा, यूनानियों ने किसका प्रचलन किया, तो मतलब यूनानियों ने किसका प्रचलन किया, तो पर्दे का मतलब समझ रहे हो ना, जिसको आज के जमाने में हम लोग क्या बोलते हैं, रंगमंच बोलते हैं। जिसको आज के जमाने में हम लोग क्या बोलते हैं, रंगमंच। जैसे पर्दा हटा और चित्र कलाकार गायब, समझ रहे हैं ना। तो पर्दा लगा रहता था, उसके आगे जो है आकर के, पर्दा पीछे होता था, उसके आगे जो है कलाकार आकर के अपने रंगमंच को प्रस्तुत करते थे या कलाकारी को दिखाते थे। तो यूनानियों ने ही पर्दे का प्रचलन किया, जो भारतीय नाट्य कला के रूप में ये विकास इसका हुआ। भारतीय नाट्य कला के रूप में इसका क्या हुआ, विकास हुआ। पर्दा यूनानियों का देन है। पर्दा किनका देन है, यूनानियों का देन है। पर्दा जो है वो यूनानियों का देन है, इसीलिए इसे क्या कहा गया, यवनिका कहा गया। पर्दे को किस नाम से हम लोग जानते हैं, यवनिका नाम से भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं शक वंश के बारे में, जो कि अभी हम लोग किसके बारे में पढ़े थे, अभी हम लोग इसके पीछे किसके बारे में पढ़े, तो हम लोगों ने पढ़ा बैक्ट्रियन के बारे में, यानी ग्रीक या यूनानी के बारे में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं शक या सीथियन। अच्छा, शकों को क्या कहा गया मेरे भाई, तो शक जो हैं उनको सीथियन कहा गया। लेकिन शकों को जो है सई या शैवांग भी कहा गया, लेकिन किसमें कहा गया, तो चीनी ग्रंथ में। किसमें कहा गया, चीनी ग्रंथों में। चीनी ग्रंथ में जो है उन शकों को क्या कहा गया, सई या शैवांग, लेकिन वैसे शकों को क्या कहा गया है, सीथियन। आप लोगों को क्लियर हुआ। अब हम लोग शक वंश पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं पॉइंट पे। यूनानियों के बाद शक आए, यानी यूनानी के बाद भारत में कौन आते हैं, शक आते हैं। देखिए शकों की 5 शाखाएं थी।
शकों की कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग थी। हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग थी। पहली शाखा कहाँ थी? अफगानिस्तान में। दूसरी शाखा कहाँ थी? पंजाब में। तीसरी शाखा कहाँ थी? मथुरा में। और चौथी शाखा कहाँ थी? पश्चिमी भारत में। ये इंपॉर्टेंट शाखा है मेरे भाई। और एक ये दोनों शाखाएं अभी हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। पांचवी शाखा कहाँ थी? ऊपरी दक्कन में। ऊपरी दक्कन में। और यहाँ पे इन लोगों का क्या था? प्रभुत्व स्थापित था। प्रथम शक राजा मोव था। प्रथम शक राजा कौन था? मोव था। ये आप लोगों को याद रखना है कि प्रथम शक राजा का नाम क्या था मेरे भाई? मोव था। और मोव को ही हम लोग कहीं कहीं मोग भी बोलते हैं, मोगेज भी बोलते हैं। किसको? मोव को ही हम लोग कहीं कहीं मोग या मोगेज भी बोलते हैं। तो प्रथम शक राजा कौन? मोव। शक मूलतः मध्य एशिया के। अच्छा, शक कहां से आए थे? तो मध्य एशिया से। आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। किसकी खोज में भारत आए थे? चारागाह की खोज में भारत आए थे। लेकिन कुछ कुछ विद्वानों का कहना है कि जो सूची नाम के यूची नाम के जो कबीले थे, उन्होंने जो है शकों को भगाया था और शक जो है बैक्ट्रियन गए और बैक्ट्रियन से जो है वहां पे सत्ता हासिल करने के बाद वो धीरे धीरे पुनः किसकी तरफ बढ़ने लगे? भारत की तरफ। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि शक जो है वो चारागाह की खोज में कहाँ आए थे? भारत आए थे। अगर हम लोग आगे बात करें कि 58 ईसा पूर्व में, 58 ईसा पूर्व में, कितने ईसा पूर्व की बात कर रहा है? 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के, कहाँ के? उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया था। और बाहर खदेड़ दिया तो किसकी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की। और किसकी उपाधि धारण कर ली उसने? विक्रमादित्य की। तो शकों को किसने खदेड़ा था? विक्रमादित्य ने। शकों पर विजय के उपलब्ध में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत, कौन सा संवत मेरे भाई? तो विक्रम संवत। क्यों? क्योंकि भाई विक्रमादित्य ने ही तो खदेड़ा था। तो विक्रमादित्य संवत भी कौन से चलाए? तो अपने नाम पर विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ किया। यानी उन्होंने जो है शकों को खदेड़ने के बाद 58 ईसा पूर्व में ही शक संवत को विक्रम संवत को चलाया, जिनकी संख्या अच्छा, तभी से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गया। कौन सी उपाधि बन गया मेरे भाई? विक्रमादित्य जो है वो एक लोकप्रिय उपाधि बन गया। कब से? जब से विक्रमादित्य ने शकों को खदेड़ दिया था, जिनकी संख्या भारतीय इतिहास में कितने तक हो गई है? 14 तक। यानी विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाले भारतीय शासक राजा कितने हुए? 14 हुए मेरे भाई। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो दोस्तों आप लोगों को पता चला होगा कि जो विक्रमादित्य की उपाधि थी वो भारत में लगभग कितने राजाओं ने उस उपाधि को धारण की? तो लगभग 14 राजाओं ने। चलिए आगे देखते हैं। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। यानी विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला सबसे अधिक विख्यात राजा कौन था? तो उसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये गुप्त वंश का था। गुप्त साम्राज्य में पढ़ाने वाला ही हूं। चलिए देखिए आगे। शकों ने भारी संख्या में किसके सिक्के? तो चांदी के सिक्के जारी किए। देखिए यूनानियों ने सोने के सिक्के जारी किए, लेकिन शक उनके बाद आए और उन्होंने जो है सबसे अधिक सर्वाधिक मात्रा में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदामन प्रथम, जिसका शासन कहां पर था? गुजरात पर था। देखो रुद्रदामन प्रथम ने काठियावाड़ा कहां पड़ता है? गुजरात में। कि अर्धशुष्क सुदर्शन झील, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, अर्धशुष्क सुदर्शन झील का क्या कराया था? जीर्णोद्धार, यानी उसकी क्या कराई थी? मरम्मत।
मरम्मत, उसकी क्या कराई थी? मरम्मत कराई थी। यानी सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो रुद्रदामन प्रथम ने कराई थी। सुदर्शन झील कहाँ है? तो काठियावाड़ गुजरात में है। अच्छा, सुदर्शन झील को बनवाया किसने था? तो सुदर्शन झील को चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर, चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर पुष्यगुप्त ने बनवाया था। आप लोग इस पॉइंट को बिल्कुल याद रखिएगा कि जो सुदर्शन झील है उसको किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाया किसने था? पुष्यगुप्त ने बनवाया था। लेकिन इसका बाद में जीर्णोद्धार किसने किया? तो जीर्णोद्धार करने वाले शासक का नाम है रुद्रदामन प्रथम। यानी मरम्मत कराने वाला रुद्रदामन प्रथम और बनवाने वाला पुष्यगुप्त और आदेश देने वाला चंद्रगुप्त मौर्य। यानी मौर्य साम्राज्य ने सुदर्शन झील को बनवाया था। आइए आगे देखते हैं। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। किसका प्रेमी था? संस्कृत का। इसीलिए इसने सबसे लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख, ये आप लोग याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बढ़िया है इसका। गिरनार अभिलेख जो है किस भाषा में जारी किया? संस्कृत भाषा में जारी किया। यानी जो गिरनार अभिलेख है वो सबसे लंबा अभिलेख है। किस भाषा का? संस्कृत भाषा का। इसको जारी किसने किया? रुद्रदामन प्रथम ने। इसके पहले के लगभग अभिलेख, मतलब लगभग जो अभिलेख उसके पहले होते थे वो लगभग जो है प्राकृत भाषा में होते थे। शकों के विषय में प्रारंभिक जानकारी, अब देखिए शक के विषय में जो प्रारंभिक जानकारी है वो हमें कहां से मिलती है? तो दारा के नक्शी प्रशस्तर लेख से। दारा के नक्शी प्रशस्तर लेख से जो है हमें शकों के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। शकों के प्रदेश को शकद्वीप या शक स्थान कहा गया। शकों के प्रदेश को शकद्वीप या शक स्थान कहा गया। पश्चिमी भारत में 2 शक वंशों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। हमने जब आप लोगों को 5 जो भाग में ये आए थे, 5 भागों में इनका विभाजन था, मैंने बताया था उसमें कि पश्चिमी भारत और एक मेरे भाई मथुरा, दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए पश्चिमी भारत फिर यहाँ पे आ चुका है। तो पश्चिमी भारत में 2 शकवंश, कितने शकवंश टूट गए? 2 शकवंशों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। पहला क्या है? महाराष्ट्र का छहरात वंश। इसमें शासक कौन होते हैं? तो इसमें शासक जो है वो भूमक होता है। और इसमें शासक कौन होता है मेरे भाई? तो इसमें शासक जो है नहपान होता है। इसी तरीके से इसमें शासक होते हैं। चलिए आगे तो हम बता ही देंगे। कार्दमक वंश या कार्दमक वंश को हम लोग क्या बोलते हैं? चष्टन वंश, जिन्हें शक क्षत्रप कहा जाता है। अब मेरे भाई 2 वंश थे, एक महाराष्ट्र वंश था, एक चष्टन वंश था। महाराष्ट्र का छहरात वंश और कार्दमक का चष्टन वंश। और इसका शासक जो प्रमुख था वो कौन था? चष्टन। इसका शासक चष्टन, और चष्टन ही इसी कार्दमक वंश का ही रुद्रदामन भी है। रुद्रदामन प्रथम भी है। किस वंश का है? तो ये भी आप लोगों को ध्यान देना है, चष्टन वंश का रुद्रदामन प्रथम भी है। तो आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं कि महाराष्ट्र का छहरात वंश के फेमस कौन है? तो भूमक और नहपान, और कार्दमक के चष्टन वंश का खुद चष्टन इसका संस्थापक, और रुद्रदामन प्रथम इसका सबसे प्रसिद्ध जो है राजा था। आइए देखते हैं आगे। नासिक में शासन करने वाला प्रथम छहरात वंशी है। नासिक कहाँ? महाराष्ट्र। छहरात वंशी शक क्षत्रप, इसका शासन कब से कब है? 119 से 124 ईसा पूर्व। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ईसा पूर्व। कौन था? भूमक था। अभी आप लोगों को मैंने बताया कि छहरात वंश का सबसे पहला शासक कौन था? तो वो था भूमक।
भूमक था सबसे पहला शासक। भूमक के बाद क्षारात वंश का योग्य शासक कौन है? नहपान। मैंने यहाँ लिख दिया है मेरे भाई, नहपान। नहपान गद्दी पर बैठता है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि महाराष्ट्र के क्षारात वंश का पहला शासक भूमक और योग्य शासक नहपान था। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड को। उज्जैनी का प्रथम शक क्षत्रप शासक कार्दमक वंश का कौन था? जस्टन था। कार्दमक वंश का शासक कौन था? जस्टन। और क्षारात वंश का शासक, महाराष्ट्र के क्षारात वंश का प्रथम शासक कौन था? भूमक। आप लोग याद रखिएगा। नहपान की मृत्यु के बाद जस्टन जो है वो कुषाणों का वायसराय बन जाता है। क्या बन जाता है? कुषाणों का वायसराय। कहने का मतलब है कि पहले महाराष्ट्र का क्षारात वंश आया, उसके बाद जो है कार्दमक वंश या चेस्टन वंश आया, क्योंकि नहपान की मृत्यु के बाद चेस्टन का जिक्र हो रहा है कि ये कुषाणों का वायसराय बना तथा इसने कौन सी उपाधि धारण की? तो महाक्षत्रप की उपाधि धारण की। किसने धारण की? चेस्टन ने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की। चेस्टन का पौत्र कौन था? रुद्रदामन था, जो कि चेस्टन के बाद गद्दी पर बैठता है। इसे गद्दी पर बैठे 130 से 150 ईस्वी की बात है। रुद्रदामन द्वारा सातवाहन नरेश, देखिए रुद्रदामन द्वारा सातवाहन नरेश दक्षिणापथ स्वामी किसको कहा गया था? सातकर्णी को। जब मैंने पढ़ाया था मेरे भाई आप लोगों को सातवाहन वंश, तो उसमें मैंने बताया था दक्षिणापथ स्वामी किसको कहा गया है? सातकर्णी को। तो सातकर्णी को कितनी बार? 2 बार पराजित किया था। किसने पराजित किया था? रुद्रदामन ने सातवाहन वंश के सातकर्णी को 2 बार पराजित किया था। इसे भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक कहा गया। इसे क्या कहा गया है? भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक। किसे? रुद्रदामन को। पश्चिमी भारत का अंतिम शक नरेश कौन था? रुद्र सिंह तृतीय। अब यहाँ पे देखते हैं 4वीं शताब्दी के अंत में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, किसने मेरे भाई? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इस वंश के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय की क्या कर दी? हत्या कर दी मेरे भाई। यानी जो आपका उस टाइम पे पश्चिमोत्तर भारत था ना, यहाँ पे दिया है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इस वंश के अंतिम शासक रुद्र सिंह जो है उसकी हत्या कर दी और शकों के क्षेत्र को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। मैंने कहा था पश्चिमी जो भारत है वो आप लोगों के लिए शक साम्राज्य में इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट में क्या कह रहा है कि रुद्र सिंह तृतीय को किसने मारा था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, और शकों के राज्य को अपने गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। चलिए अब आइए देखते हैं पहलव वंश। कौन सा वंश की बात कर रहे हैं मेरे भाई? पहलव वंश, जिसको हम लोग पार्थियन बोलते हैं। पहलव को क्या बोलते हैं? पार्थियन बोलते हैं। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात है। आइए देखते हैं पहलव वंश का संस्थापक कौन था। पहलव शक्ति का वास्तविक संस्थापक, पहलव वंश का संस्थापक जो है मिथ्रेडेटस था। कौन था? मिथ्रेडेटस। और मिथ्रेडेटस जो है यूक्रेटाइडस का समकालीन था। किसका समकालीन था? यूक्रेटाइडस का। कौन समकालीन था भाई? मिथ्रेडेटस। पहलव मूलतः पार्थिया कहाँ पड़ता है? ईरान। यानी ये पार्थिया जो है वो ईरान में पड़ता है, इसलिए वो ईरान के निवासी थे। यानी जो पहलव वंश है वो कहाँ के निवासी थे? तो वो पार्थिया या ईरान के निवासी थे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई पहलव लोगों का आधिपत्य हुआ। यानी शक के बाद, देखिए
सबसे पहले कौन आते हैं? बैक्ट्रियन आते हैं। फिर कौन आते हैं? सिथियन यानी शक आते हैं। फिर पार्थियन यानी पहलव आते हैं। फिर यूची यानी कुषाण आते हैं। आप लोगों को इनका क्रम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले यवन, फिर आते हैं शक, फिर आते हैं पहलव, फिर आते हैं कुषाण। तो यहाँ पे क्या कह रहा है वो कि पश्चिमोत्तर भारत में शकों के अधिपत्य के बाद, यानी शकों के बाद पार्थियन यानी पहलव लोगों का अधिपत्य हुआ। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है? भारत में पहला पहलव शासक, इसका नाम माउस था। भारत में पहला पहलव शासक जो है, भारत में पहला पहलव शासक, भारत की बात कर रहा है। भारत में पहला पहलव शासक कौन था? उसका नाम माउस या मोय था। लेकिन इसका संस्थापक कौन है वो अलग है, मिथ्रेडेटस है। ये आप लोगों को याद रखना है। लेकिन इसका जो संस्थापक है वो अलग है, लेकिन भारत में पहला शासक जो है वो माउस या मोय है। आप देखिएगा, गोंडोफर्निस पहलव वंश का, गोंडोफर्निस ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोंडोफर्निस पहलव वंश का शक्तिशाली शासक था। मतलब सबसे शक्तिशाली पहलव वंश का शासक कौन था? गोंडोफर्निस। कह रहा है इसके शासनकाल का एक अभिलेख तख्ते बही, ये अभिलेख कहाँ पे पाया जाता है? पेशावर में। ये अभिलेख पेशावर में पाया जाता है। इसका नाम क्या है? तख्ते बही, जो कि कहाँ पाया जाता है? पेशावर में पाया जाता है। आइए देखते हैं गोंडोफर्निस के समय, किसके समय में? तो गोंडोफर्निस के समय में ही ईसाई धर्म का प्रचारक, ईसाई धर्म का प्रचारक सेंट थॉमस, क्या नाम है? सेंट थॉमस भारत आया। अब ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सेंट थॉमस जो है वो भारत कब आता है या किस शासक के समय आता है? तो गोंडोफर्निस के समय में आता है, जो कि एक पहलव प्रसिद्ध शासक था। कालांतर में सेंट थॉमस की, यानी कुछ समय बाद सेंट थॉमस की मद्रास के समीप म्यालपुर नामक स्थान पर हत्या कर दी गई। यानी किसकी हत्या कर दी गई? सेंट थॉमस की जो है म्यालपुर मद्रास में कुछ समय बाद हत्या कर दी गई। कुछ समय के पश्चात यूची कुषाण, यूची किसको बोला जाता है? अभी लिखवाए हैं, यूची जो है किसको बोला जाता है? कुषाणों को। तो कुछ समय पश्चात यूची कबीलों ने भारतीय पार्थियन सत्ता को तहस नहस कर दिया। सत्ता को क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया। यानी इनके सत्ता को तहस नहस कर दिया और उनके साम्राज्य को विजित कर लिया। विजित कर लेना का मतलब अपने में मिला लिया। उन्होंने इस सत्ता को, यानी पार्थियन जो सत्ता है उनको अपने में मिला लिया। किसने मिलाया? यूची ने मिलाया, यानी कुषाणों ने मिला लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कुषाण वंश।